हेलो गाइस। हमारा बेसिक इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का मॉड्यूल चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था। इस बात को याद रखना कि कोई भी रिलीजन कितनी भी यूनिटी प्रमोट करता हो, इंडिया में आकर उस रिलीजन में भी हायरार्कीज हो जाती हैं। ठीक है, वो कैसे है मैं बताऊंगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रिलीजन जो है कोई भी जो इंडिया में आया है वो हिंदुइस्टिक रिलीजन को अपोज किया है। ठीक है। और जो भी बाहर से या फिर इंडिया में जो इंडिजिनस रिलीजन बने, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में बना, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बाहर से इंडिया में आए, इन सब का सब्जेक्ट ऑफ मैटर, सब्जेक्ट ऑफ अटैक क्या रहा है? जो डोमिनेंट पॉपुलेशन जो रिलीजन फॉलो कर रही थी, और वो क्या था? हिंदुइज्म। ठीक है। उन्होंने हिंदुइज्म में जो लूप होल्स थे उनको पकड़ा। क्या थे? जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हायरार्कीज। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हायरार्कीज बनी थी, तो इनके अगेंस्ट इन्होंने बात करी। दूसरा, इन्होंने बात करी कि दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अपोज किया। ठीक है। और क्या? इनजुडिशियसनेस ऑफ द हिंदुइस्टिक रिलीजन को भी इन्होंने अपोज किया। ठीक है। ब्राह्मणिकल कल्ट को इन्होंने अपोज किया। ठीक है। और उन्होंने सपोर्ट क्या किया कि डिवोशनल वर्शिप होनी चाहिए, इंडिविजुअल बेस्ड डिवोशनल वर्शिप। ठीक है। और वननेस ऑफ गॉड को उन्होंने प्रमोट किया कि रिलीजन एक ही है, मतलब भगवान एक ही है। ठीक है। विचारधारा एक ही होनी चाहिए। पॉलिथिस्टिक रिलीजन को अपोज किया। ठीक है। ऐसा हर जगह नहीं है, मतलब मेजर तौर पे मैं बता रहा हूं कि मोनोथिस्टिक ही रिलीजन ये लोग लेके आए हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम से। ठीक है। चलिए सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम में हम बात करेंगे एट रिलीजियस लेवल। ठीक है। रिलीजन लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे उन्होंने क्या योगदान दिया है, किसने? इस्लाम ने। ठीक है। सबसे पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन टू कल्चरल प्लूरलिज्म। भारत में एक और धर्म आया, उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग हुए। ठीक है। और आज हमारी पॉपुलेशन में इतने सारे मुसलमान हैं। ठीक है, बात सुना रही? तो कल्चरल प्लूरलिज्म, एक धर्म से एसोसिएटेड खूब सारे कल्चर्स होते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल में, कॉन्फिगरेशन ऑफ कल्चर, उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि आपका जो कल्चर्स बनते हैं किसी भी सोसाइटी के, वो धर्म के अराउंड बुने जाते हैं। ठीक है। या फिर सुपर नेचुरल के अराउंड बुने जाते हैं। तो इस तरह के कल्चर्स इंडिया में एंटर करें, तो जब कोई धर्म आएगा तो अपने साथ खूब सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी लेके आएगा। ठीक है। और उसको प्रोपागेट इंडिया में करा जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि रिलीजन जो है ज्योग्राफी से बनता है। ठीक है। ज्योग्राफी के इंटरेक्शन से रिलीजन के कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है। जिसमें मैंने आपको रोजा की बात करी थी, नमाज की बात करी थी। ठीक है। नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, और भारत में गंगा में स्नान करते हैं। तो ये रिलीजन का इम्पैक्ट, ये ज्योग्राफी का इम्पैक्ट आया रिलीजन पे। और फिर बाद में जब ये रिलीजन जो है जब रिलीजन जो है फैलता है ना चारों तरफ, तब ये सारी चीजें जो हैं उन ज्योग्राफीज में भी जाती हैं जहां पे इन ज्योग्राफी का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है। जैसे मक्का मदीना जाना जरूरी है, ठीक है, इस्लाम में मक्का मदीना। भारत में गंगा का स्नान लेना जरूरी है हिंदू के लिए। ठीक है। पर आज जो इस ज्योग्राफी में रह रहे हैं वो वहां नहीं रह, मतलब वहां पे वो सब चीजें नहीं है, तो वो लोग ट्रैवल करते हैं कल्चरल टूरिज्म के तहत। बात समझ में आ रहा है? तो बस इतना ही बोल रहा हूं कि कोई भी धर्म आता है तो अपने साथ खूब सारे कल्चर्स को लेके आता है। अब हम पढ़ रहे हैं तो इंडिया में जो कल्चरल प्लूरलिज्म से कंपोजिट कल्चर बना है इंडिया का। क्या बना है? कंपोजिट कल्चर बना है इंडिया का। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहला पॉइंट आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, नोट्स को सामने रखिएगा, बिना नोट्स के काम नहीं होगा, थोड़ी स्पीड से चलेंगे। ठीक है। क्योंकि अब जो है इसको खत्म करते हैं आज, किसको? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को। सबसे पहला है मोनोथिज्म ऑफ इस्लाम इंटरेक्टेड विद पॉलिथिस्टिक रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म। एक साइड हिंदुइज्म है, एक साइड इस्लाम है। इस्लाम बोल रहा है कि हमारा जो अल्लाह है वही हमारा भगवान है, और पॉलिथिस्टिक रिलीजन में क्या क्या है? विष्णु भगवान है हमारे, ठीक है, गणेश भगवान है, शेरावाली माता है, साईं बाबा को मत डालिए अभी इसमें। ठीक है। और खूब सारे भगवान हैं हमारे, ब्रह्मदेव हैं, शिव जी हैं, तो ये खूब सारे रिलीजन हैं। ठीक है। तो ये जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि सबका मालिक एक है, या फिर हम सबका भगवान अल्लाह है, इस्लाम बोल रहा है। ठीक है। तो इस्लाम क्या बात कर रहा है? ओमनीपोटेंस की बात कर रहा है। ठीक है। ऑफ वन गॉड, ओमनीपोटेंस ऑफ वन गॉड। और ये बात क्या कर रहा है? ये बात कह रहा है पॉलिथिस्टिक गॉड्स की। ठीक है। खूब सारे भगवान है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग भगवान है हिंदुइज्म में। तो मोनोथिज्म ऑफ इस्लाम इंटरेक्टेड विद पॉलिथिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड आउट ऑफ दिस ए कल्चरेशन। ठीक है। ये मोनोथिज्म है, ये पॉलिथिज्म है, इनके ए कल्चरेशन से इस्लाम और हिंदुइज्म में एज अ कॉम्प्रोमाइज एंड रिकॉन्सिलेशन एक नया तरीके का रिलीजन बनता है। इस्लाम और हिंदू, अब बताओ, इस्लाम और हिंदुइज्म के रिकॉन्सिलेशन या फिर कल्चरल इंटरेक्शन से कौन सा धर्म बना है? सिखिज्म बना है। ठीक है। याद रखना। तो इस्लाम का क्या इंपैक्ट रहा है भारत पे? इस्लाम ने सिखिज्म को दे दिया है। जब हिंदुइज्म और क्या कहते हैं इस्लाम जो है आपस में इंटरेक्ट किए,
तब एक नया धर्म बना भारत में, वो था सिखिज्म, ठीक है, गुरु नानक देव वाला धर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकेंडली ए कल्चरेशन बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ए कल्चरेशन बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म रिजल्टेड इन भक्ति मूवमेंट। फिर भक्ति मूवमेंट भी इन्हीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बाय रामानुजन एंड हिज डिसाइपल। और कौन कौन से डिसाइपल हैं? कबीर, चैतन्य, तुकाराम, रविदास, ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भक्ति कल्ट को आगे बढ़ाया था, ठीक है। और ये बात क्या कर रहे थे? ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, तो ये यूनिटी ही एक कल्चरेशन था, ठीक है। हु एडवोकेटेड द एसेंशियल यूनिटी ऑफ सुप्रीम गॉड ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड प्रपोज्ड एन अप्रोच भक्ति मूवमेंट। भक्ति का मूवमेंट क्या था कि आपकी डिवोशन होनी चाहिए भगवान के प्रति, ठीक है, योर फुल डिवोशन टुवर्ड्स गॉड इन योर वर्शिप, ठीक है, विच प्रीच, तो भक्ति मूवमेंट ने क्या प्रीच किया? टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है, एंड लव फॉर ऑल। दे ऑल ट्राई टू रिमूव एंड कंडेम द सुपरस्टिशियस ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने जितने भी सुपरस्टिशियस चीजें चली आ रही थी हिंदुइज्म में, उनको अपोज किया। तो क्या क्या निकल के आया? सबसे पहले सिखिज्म निकल के आया, दूसरा भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नोट में लिखा हुआ है, ध्यान सुनिए। कल्चर प्लूरलिज्म क्या है? लैंग्वेज उर्दू इज सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड हिंदी वर्ड्स। उर्दू कहां से निकली है? फारसी और हिंदी वर्ड से के कॉम्बिनेशन से निकली है। तबला, सितार, हिंदुस्तानी म्यूजिक आया, ठीक है, म्यूजिक में ख्याल आया, कव्वाली आया, ठीक है, और खूब सारे जगह ड्रेसेस भी आए। अब कोई भी रिलीजन आता है ना बाहर से, तो अपने साथ खूब सारा कंपोजिट कल्चर्स को लेके आता है, क्योंकि जो कल्चर्स हैं वो उस रिलीजन के अराउंड बुने जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। तो तबला आया, सितार आया, हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप हुआ, उर्दू वर्ड्स बने, पर्शियन और हिंदी वर्ड्स के एक कल्चरेशन से, ख्याल बना, कव्वाली बना, ठीक है। ये सब जो है कंट्रीब्यूट करता है किसको? इंडिया के कंपोजिट कल्चर को रिच करने में। फूड हैबिट्स आई खूब सारी, जैसे तंदूरी रोटी आई, बटर नान आप जो खाते हैं आज, बिरयानी आई, नान आया, ड्रेस आया, सलवार कमीज आई, चुन्नी पजामा आया, शेरवानी आई, ये सब इस्लाम लेके आया बाहर से, ठीक है। और फिर इंडिया में आज सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज कई सारे हिंदू शादी में भी शेरवानी पहनी जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पहले ऐसा नहीं था। अब क्या है, रिलीजन में जो रिलीजियस कंपोनेंट्स हैं या फिर कल्चरल कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कई सारे हिंदू लोग जो हैं वो मुस्लिम कल्चर्स को अपनाते हैं, कई सारे मुस्लिम लोग हिंदू कल्चर्स को भी अपनाते हैं। इससे क्या होता है? इससे टॉलरेंस आता है, इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है वो रिच होता है। तो ये मैं बात कर रहा था इंपैक्ट ऑफ इस्लाम भारत पे। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम एट सोशियोलॉजिकल लेवल। अब सबसे पहले हमने रिलीजियस लेवल पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल लेवल पे। इस्लाम ऑल्सो प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव इगैलिटेरियन मतलब सब एक समान सोशल ऑर्डर फॉर लोअर कास्ट हिंदूज। सबसे बड़ी बात, जो भी लोअर कास्ट हिंदूज है ना, जैसे हम बात करेंगे वैश्य, शूद्रांश और वुमेन्स की, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऑफ मैटर जब अटैक करता है, कोई बाहर से दूसरा रिलीजन आता है, तो ये सबसे पहले इरोड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे अपने ही रिलीजन में, ठीक है। हिंदू सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती थी ना किसमें? लोअर रिलीजियस पीपल को, ठीक है। तो उनके पास जो है डिग्निटी नहीं थी लाइफ की, तो उनकी डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है वो चैलेंज हो रही थी। तब उन्होंने ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में उनको मिला है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इसीलिए वो कन्वर्ट कर रहे हैं। बात सुनिए, कन्वर्ट कर रहे थे और कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूं। इस्लाम ऑल्सो प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर फॉर लोअर कास्ट हिंदूज हु वर टायर्ड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, ठीक है। सो लोअर कास्ट हिंदूज या फिर एससीज, एसटीज, ओबीसी जिसकी भी बात कर रहे हैं, कन्वर्टेड टू इस्लाम, बट द डायलेमा वाज दैट दो आफ्टर कन्वर्जन दियर रिलीजन चेंज बट दियर सोशल स्टेटस रिमेन द सेम, ठीक है। इनका धर्म तो चेंज हो गया पर इनका सोशल स्टेटस वही रह गया। आज भी समाज में उनको उसी नजरिए से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, एक समाज में खूब सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। आज उन्होंने धर्म चेंज किया, धर्म चेंज करने से उनका घर थोड़ी बदलेगा या उनकी लोकेशन थोड़ी बदलेगी, आज भी वो उन्हीं लोगों के साथ रह रहे होंगे, ठीक है। तो भले ही वो आज इस्लाम में हैं, भले ही आज वो सरदार हैं या भले ही आज वो बुद्धिस्ट हैं, पर उनका जो कास्ट स्टेटस है वो रिटेन रहा है। तब आप देखते हैं ना, कई सारे सरदार लोग हैं, उनको आप एससी, वो अपने फॉर्म में एससी भरते हैं, तो आप सोचते हो यार ये तो सिख है, ये क्यों शेड्यूल्ड कास्ट भर रहा है? क्यों? क्योंकि दे आर कन्वर्टेड सिक्स फ्रॉम, पहले वो शेड्यूल्ड कास्ट हुआ करते थे, आज वो कन्वर्टेड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो कन्वर्ट होने के बावजूद भी वो अपना कास्ट स्टेटस रिटेन करे हुए हैं फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स और फॉर एनी अदर पर्पस। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे खूब सारे आपको ट्राइबल्स दिखेंगे जो एसटी हैं पर वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जो पुराने कल्चर्स चले आ रहे थे ट्राइबल्स के, उनको भी फॉलो करते आ रहे हैं कल्चरल सर्वाइवल के फॉर्म्स में, ठीक है। लक्षद्वीप के ट्राइबल्स जो है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फॉलोइंग इस्लाम, ठीक है, पर वो केरल के ट्राइबल्स के साथ अपने कल्चर्स को शेयर करते हैं। वो जो नैयर्स हो गए, बात समझ में आ रही? तो वो भले ही अपना रिलीजन कन्वर्ट कर चुके हैं पर वो अपने कल्चर्स को आज भी जो का तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं बात कर रहा हूं।
ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर एक सोसाइटी में कुछ लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, सपोज करो इस्लाम में, बुद्धिस्ट में, क्रिश्चियन में, किसी भी चीज में, ठीक है, तो अब वो उस रिलीजन का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये लोग कल्चर भी तो इसी सोसाइटी में फॉलो कर रहे हैं। कल्चर समझ रहे हैं ना, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस उनके खुद के गॉड थे पहले, उनके अराउंड बुनी गई थी, उनको भी फॉलो कर रहे हैं, और प्लस जो बाहर से जो उन्हें कन्वर्ट किए हैं उनकी भी चीजें फॉलो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये वाले लोग, जिसमें से कुछ लोग जो हैं वो दूसरा रिलीजन कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं। तो अब क्या होगा, अब देखो, जिस रिलीजन में वो कन्वर्ट हुए हैं, सपोज करो ये शेड्यूल ट्राइब की सोसाइटी है लक्षद्वीप वाली, जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, तो उसमें से अगर 4 घर जो हैं इस्लाम में कन्वर्ट हुए जब, ठीक है, तो इस्लाम के लोग जो ओरिजिनल इस्लाम वाले लोग हैं या फिर मेनलैंड इस्लाम वाले लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनको बोलेंगे यू आर नॉट एज इस्लामिक एज वी आर। बात समझ आई? बन गई हायरार्की, ठीक है। अब क्या है, अब ये लोग जो लक्षद्वीप में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो 100 घर है, उसमें से 4 ही कन्वर्ट हुए हैं, तो 4 जो लोग हैं वो बोलेंगे कि हम लोग इस्लामिक हैं, ठीक है, हम लोग आपसे सुपीरियर हैं। तो अब यहां भी हायरार्की बन गई, ठीक है। कहां पे? जो 4 लोग 96 घरों के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कहेंगे हम सुपीरियर हैं क्योंकि हम अच्छा धर्म फॉलो कर रहे हैं, तुम लोगों से ऊपर हैं। भले ही कल्चर्स वो लोग शेयर कर रहे होंगे, बट दे कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर, ठीक है। और जो ऑलरेडी मेनलैंड वाले इस्लाम वाले लोग हैं, वो लोग इनसे अपने आप को सुपीरियर मानेंगे। तो इंडिया में हायरार्कीज का दौर चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है केवल इंडिया में हायरार्कीज हैं, बाहर जाइए, शिया सुन्नी में हायरार्की है, प्रोलिटेरिएट और कैथोलिक की हायरार्की है, ठीक है। अब ये जो हायरार्कीज है ना, यही हमें पकड़नी है अपने आंसर्स में डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि हायरार्की जो है मेजर तौर में इंडिया का कल्चर है, ठीक है। कोई भी रिलीजन हो, कितनी भी यूनिटी प्रमोट करता हो, जैसे इंडिया में आएगा हायरार्कीज में वो टूट जाएगा, हायरार्कीज बना देगा, ठीक है। इतना याद हो गया, क्लियर हो गया। इन इंडिया इस्लाम इगैलिटेरियन, कहाँ गया, ठीक है, बट द डायलेमा वॉज दैट दो आफ्टर कन्वर्जन देयर रिलीजन चेंज बट देयर सोशल स्टेटस रिमेन द सेम। इन इंडिया इस्लाम इगैलिटेरियन सिस्टम ऑल्सो अंडरवेंट इंडियनाइजेशन। इंडियनाइजेशन कॉन्सेप्ट है, जैसे इस्लाम भारत में आया तो इंडियनाइज हुआ। इंडियनाइज मतलब कि वो इंडिया के कल्चर्स में ही ढल गया, और इंडिया के कल्चर्स में हायरार्कीज हैं, तो इस्लाम में भी हायरार्कीज बन गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट हायरार्किकल सिस्टम डेवलप्ड अमंग देम, एंड दीज कन्वर्टेड, जो SC ST कन्वर्टेड है इस्लाम में, वर अकॉर्डेड सेम पोजीशन, वर ऑल्सो अकॉर्डेड सेम पोजीशन विद इन इस्लाम, वर नॉट अकॉर्डेड, मतलब SC ST जो कन्वर्ट हुए, नॉट कर लीजिएगा, इस्लाम में उनको वो सेम पोजीशन अकॉर्ड नहीं करी गई जो एक्चुअल जो इस्लामिक पीपल थे उनके पास थी। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये तो आपको पता है, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ती हैं अपना NCERT की किताबों में, ठीक है, बस मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंडर द इंपैक्ट ऑफ इस्लाम, न्यू डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर। देखो ये आर्किटेक्चर, ये बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर और जो भी कल्चरल बिल्डिंग टेक्निक्स हैं, ये सब जो हैं एक रिलीजियस कल्चर के अराउंड बुने गए हैं, ठीक है, जहां पे वो धर्म फ्लरिश किया होगा, ठीक है। तो वहां के लोग उन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तब अब वो जब भारत में आएंगे, ठीक है, जब वो लोग भारत में आएंगे अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए, तो वो अपने कल्चर्स के साथ आएंगे, ठीक है, बिकॉज द पीपल ऑफ अ सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कल्चर्स दे आर कैरिंग ऑफ देयर ओरिजिनल सोसाइटी, ठीक है। तो वो उन कल्चर्स को लेके आएंगे। तो जिन कल्चर्स के साथ वो रह रहे थे पहले, जिन कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे थे अपनी जगह पर, ठीक है, जैसे इंडिया के बाहर जो भी जगह उनकी होगी, कोई कुछ भी हो सकती है, जो इस रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां वो प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे। जब वो भारत में आएंगे तो उन प्रैक्टिसेस को लेके आएंगे, तो वो उन प्रैक्टिसेस की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, प्लस वो कुछ चीजें जो ऑलरेडी इंडिया में जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, या फिर कुछ ओरिजिनल चीजें से टेम्पल बिल्डिंग में जो चीजें इस्तेमाल हो रही थी वो वहां से भी लेंगे। तो ये है ए कल्चरेशन, ठीक है। कुछ हिंदू सोसाइटी के स्ट्रक्चर, कुछ मुस्लिम सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ए कल्चरेशन बनेगा, क्योंकि बिल्डिंग्स को बनाने वाले लोग केवल इस्लामिक नहीं होंगे, इंडियंस भी होंगे। ताजमहल को बनाने में केवल इस्लामिक लोग नहीं थे, काफी सारे हिंदू लोग भी थे। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, न्यू डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड एंड इवन न्यू मटेरियल, पार्टिकुलरली कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ? रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड, क्योंकि ये इंडिया की ज्योग्राफी में पाया जा रहा था, ठीक है। लार्ज बिल्डिंग्स, फोर्ट, मिनारेट्स वर बिल्ट, जैसा आप जानते हैं इस्लामिक स्ट्रक्चर कितने बड़े हैं। हुमायूं टॉम देखिए, ठीक है, आप ये देखिए अपना कुव्वतुल इस्लाम की बिल्डिंग देखिए, कुतुब मीनार देखिए, ताजमहल देखिए, आगरा फोर्ट देखिए, दिल्ली फोर्ट देखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हैव स्पेशियस इंटीरियर्स, मासिव आर्चेस एंड लार्ज डोम्स
फॉर एग्जाम्पल जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, आगरा फतेहपुर सीकरी का आगरा फोर्ट हो गया, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल स्पेसिमेंस। इवन हिंदू टेम्पल बिल्डर्स अडॉप्टेड डोम इंस्टेड ऑफ स्तूपास। ठीक है, कोई दिक्कत? डेकोरेटिव रिलीफ कार्विंग आई इन अनदर एस्पेक्ट विच फ्लरिश्ड एंड रीच्ड हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस। द डेलिकेट मार्बल कार्विंग, अकबर टोम्ब एट सिकंदरा एंड बिल्डिंग इन फतेहपुर सीकरी आर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो आप अपने हिसाब से डाल देना आर्किटेक्चर में, जैसे हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पेंटिंग में। पेंटिंग में क्वेश्चन आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ठीक है, जिसका आंसर जहांगीर था शायद। ठीक है, अकबर लोग मार के आए थे खूब सारे। ठीक है, और ये यहीं से निकला था, मतलब समझ लो, मतलब हमने हमारे नोट्स में अवेलेबल था ये। ठीक है, और निकला तो कहीं से भी होगा, लेकिन नोट्स में था ये। अब पढ़ने आ रहा हूँ। पेंटिंग अचीव्ड न्यू हाइट अंडर इस्लामिक रूलर। देखो प्रीलिम्स भी आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें प्रीलिम्स की आपको इसमें से मिल जाएंगी, समझ आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पेंटिंग अचीव्ड न्यू हाइट अंडर इस्लामिक रूलर्स हु स्पॉन्सर्ड बोथ मुस्लिम एंड हिंदू पेंटर्स। द मुगल ब्रॉट चाइनीज पेंटिंग फ्रॉम पर्शिया, ठीक है, विच फ्यूज विद इंडियन पेंटिंग्स। द रेन ऑफ जहांगीर सर्व्ड पेंटिंग एट इट्स जेनिथ। यही लाइन थी, रेन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के समय में पेंटिंग बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई थी एंड गेव न्यू बर्थ टू अ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग नोन एज इंडियन नेशनल स्कूल ऑफ पेंटिंग। जहांगीर के समय हुआ था ये। ठीक है, तो मुगल्स अपने साथ चाइनीज पेंटिंग्स लेके आए थे, और जो पेंटिंग्स इंडिया में बनाई गई वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू पेंटर्स दोनों का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, और जहांगीर के समय जो पेंटिंग्स थी, मुगल्स जब थे, ठीक है, तब जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था पेंटिंग आर्किटेक्चर बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द रूलर। ठीक है, जब भी किसी रूलर का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ में, चाहे वो धर्म हो सकता है जैसे अशोका का बुद्धिज्म में और जहांगीर का पेंटिंग में, तब वो कॉम्पोनेंट बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पैट्रोनाइजेशन मिल जाता है। पैट्रोनाइजेशन मतलब पैसा, मतलब पैसा और सरकारी तंत्र में आपको फ्लरिश करने की व्यवस्था मिल जाती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था, तो पेंटिंग फ्लरिश हुई। अब इंपैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन ट्राइबल्स। अब हम उन ट्राइबल्स की बात करेंगे जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से। जैसे ट्राइबल ऑफ लक्षद्वीप, जिनकी मैं बात कर रहा था, दे कन्वर्टेड टू इस्लाम बट अनलाइक पैट्रिलिनियल सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम सोसाइटी दे वर मैट्रिलिनियल। ठीक है, अब देखो इस्लाम में जो लोग हैं वो पैट्रिलिनियल हैं। पैट्रिलिनियल समझते हैं ना? पितृसत्ता जो होती है, जो प्रॉपर्टी है वो मेन लाइन में फ्लो करती है। ठीक है, पर ट्राइबल ऑफ जो लक्षद्वीप है, जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए लेकिन वो मैट्रिलिनियल थे, वहां पे जो प्रॉपर्टी है वो फीमेल लाइन में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब ये क्यों था? इट वॉज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैट्रिलिनियल नयर्स ऑफ केरल। क्योंकि ये जो कल्चर था ये अपनी लोकल जोग्राफी के जो ट्राइबल्स थे वो शेयर कर रहे थे। जैसा मैंने बताया, भले ये इस्लाम में कन्वर्ट कर गए पर ये अपने कल्चर्स को नहीं छोड़े। ठीक है, जो कल्चर्स इनके ऑलरेडी चले आ रहे थे पहले से, ये कल्चर्स किसके साथ शेयर कर रहे थे? जो केरल के लोग थे। केरल और लक्षद्वीप के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो केरल के ट्राइबल्स और ये लक्षद्वीप के ट्राइबल्स, देवर मैट्रिलिनियल, देवर फॉलोइंग द सिमिलर कल्चर्स। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, लक्षद्वीप में कुछ लोग जो हैं कन्वर्ट किए इस्लाम में, पर इस्लाम में कन्वर्ट करने के बावजूद भी, ठीक है, कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, बट आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम दे वर फॉलोइंग द कल्चर ऑफ मैट्रिलिनियलिटी। ठीक है, मैट्रिलिनियलिटी को फॉलो कर रहे थे वो, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो फीमेल लाइन में ट्रेवल कर रही थी, तो इट वॉज अगेंस्ट इस्लाम। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। जैसे भील है, ढक्कनीस है, कोटीस है, लिविंग अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर्स, ये भी वो ट्राइबल्स हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने कल्चर्स के साथ वो रह रहे थे। ठीक है, डिस्पाइट कन्वर्टिंग टू इस्लाम दे वर लिविंग विथ देयर ओन कल्चर्स, जो उनका ओरिजिनल रिलीजन प्रोपगेट करके गया है या कर रहा है। ठीक है, बताओ ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है कल्चरल इनर्शिया। ठीक है, जब आप किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर जब आप जो हैं एकदम से अपने विचारों को बदलते हैं, तब जो पुराने विचार हैं या पुराने कल्चर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आपकी सोसाइटी पे, आपकी जनरेशन पे काफ़ी टाइम तक चला आता रहता है, या फिर जो कन्वर्ट हुए हैं। अब उसी कल्चरल इनर्शिया की वजह से आप भले ही दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं लेकिन फिर भी आप पुराने कल्चर्स को फॉलो करते रहेंगे। इस बात को याद रखना। ठीक है, द भील्स, ढक्कनीस, कोटीस लिविंग अलोंग द पाकिस्तानी बॉर्डर, सिद्धीस ऑफ गुजरात, गुज्जर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, भकड़वाल ऑफ कश्मीर एंड सम ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ निकोबारीज आइलैंड्स, दे ऑल आर मुस्लिम्स। भले ही कितने भी इस्लामिक हो जाएं, दे विल स्टिल फॉलो सम सॉर्ट ऑफ कल्चरल पैटर्न्स ऑफ देयर इंडिजिनस रिलीजन या फिर इंडिजिनस सुपर नेचुरल प्रोपागेशन। कोई दिक्कत? चलिए,
They converted to Islam. Muslim of Nicobar still retain their indigenous practices like incession, ceremony, harvest, festival, stick fight, etc. जो भी उनके रिलीजन में जो भी उनके इंडिजिनस कल्चरल प्रैक्टिसेस थे, they will still follow them. ठीक है, वो कितना भी जो कन्वर्टेड रिलीजन है, जिस रिलीजन में वो कन्वर्ट हुए हैं उसको काउंटर करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उन प्रैक्टिसेस के साथ रह रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ कल्चरल इनर्शिया. इस टर्म को याद रखना, कल्चरल इनर्शिया. कल्चरल इनर्शिया वो एक टर्म है जिसके तहत जो लोग हैं कन्वर्ट होने के बावजूद भी अपने रिलीजन को फॉलो करते, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को, पुरानी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहते हैं. ठीक है, और ऐसा कई बार होगा कि जिन प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके कन्वर्टेड रिलीजन को काउंटर करेंगे. काउंटर समझते हैं, क्योंकि वो उस रिलीजन के अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग कन्वर्टेड. क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? जैसे बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म क्या करता है? पीस को प्रोपागेट करता है, करता ही नहीं करता है. अब आप देखिए क्या हो रहा है म्यांमार में रोहिंग्यास को मारा गया. ठीक है, किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देयर आर बुद्धिस्ट. और बुद्धिस्ट क्या करता है? पीस को प्रैक्टिस करता है, प्रोपागेट करता है, लेकिन फिर भी लोगों को मारा गया. बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें जो है ना अगेंस्ट जाती हैं आपके खुद के धर्म के. ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, इन इंडिया 19 ट्राइबल्स आर मुस्लिम्स. 3% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर मुस्लिम्स. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी पे. इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा काम बताओ किसका है? डॉक्टर वेरेल एल्विन का. मैं पढ़ा चुका हूं, अब मैं सीधे पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, क्रिश्चियनिटी प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव इगैलिटेरियन मेथड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोअर कास्ट, SC ST OBC वुमेन फॉर सोशल कल्चरल मोबिलिटी. ये लाइन तो कॉमन माननी है. कोई भी रिलीजन हो जो है वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट वर्क कर रहा है. क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म जो है हायरार्किकल से, इनजुडिशियस से, डिस्क्रिमिनेटरी है. ठीक है, और ये सब्जेक्ट ऑफ अटैक बनता है जो दूसरे रिलीजन्स आए हैं भारत में, या फिर जो इंडिया में खुद रिलीजियस बने हैं, हिंदुइज्म, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म. ठीक है, डिस्पाइट कन्वर्जन ऑफ द कास्ट ऑफ द लोअर कास्ट, बट डियर प्री कन्वर्जन सोशल पोजीशन रिमेन सेम. कास्ट नहीं, यहाँ पे रिलीजन डालिएगा. आपने रिलीजन बदल लिया, लोअर कास्ट के लोगों ने रिलीजन बदल लिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो सोशल पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई. ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग जैसे जो गटर साफ करते हैं ना, ठीक है, गटर साफ करते हैं, आप देखिएगा ध्यान से. अब किसी भी गटर साफ करने वाले लोग को उठा लीजिए. ठीक है, किसी को भी पकड़ लीजिए, उससे पूछे आपकी कास्ट क्या है. ठीक है, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ. किसी भी गटर साफ करने वाले व्यक्ति को आप पकड़ के पूछिए कि भाई आपकी कास्ट क्या है. ठीक है, वो क्या बोलेगा? मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है, 100% दावे के साथ बोल रहा हूं, ठीक है, वो शेड्यूल्ड कास्ट होगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये होता है. अब क्या हुआ, कई सारे लोगों ने, ठीक है, जो गटर साफ कर रहे हैं, जब वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, तो उनमें से कई सारे लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कराया बुद्धिज्म में. किसमें? बुद्धिज्म में. लेकिन फिर भी आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म दे वर फोर्स्ड, और उनके समाज पर इस तरह का दबाव बाहर से है कि दे हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस होल देयर लाइफ. ठीक है, तब भी उनको रिचुअल प्यूरिटी समझ रहे हैं ना, क्योंकि दे आर लिविंग अ डर्टी लाइफ. डर्टी लाइफ किस तरीके से? उस तरीके से मत सोचिएगा. क्या बोल रहा हूं मैं? नाले की सफाई कर रहा है कोई इंसान, तो उसके साथ जिंदगी भर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे लोग. ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलता है? सब इंसान बराबर हैं. अगर उसका ऑक्यूपेशन इस तरीके का है तो आप उसको डिग्निटी दीजिए. ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है. अब फॉरेन कंट्रीज में कोई जिम्मेदार है तो उसकी सैलरी जो है ना वो आपके डॉक्टर के बराबर है कई सारे देशों में. ठीक है, उसको उसी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है. उसको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, उसको डिग्निटी ऑफ वर्क दिया जाता है. ये नहीं कि भले ही वो काम कर रहा है पर उसके साथ उसकी पूरी जिंदगी भर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है समाज. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हमें ये बताता है कि धर्म के अनुसार अगर कोई अपना रिलीजन, अपना ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूं चमार्स की. जो आगरा के चमार्स हैं, ठीक है, चमड़े का काम करते हैं, भैंसे की खाल से चमड़ा निकालते हैं, फिर उसका चमड़ा बनाते हैं. ठीक है, ये चमार्स हैं. अब उनके साथ क्या हो रहा है आगरा में? ठीक है, संस्कृताइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें लोअर कास्ट जो है इमिटेट करती है अपर कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, और अपने स्टेटस को एलिवेट करवाती है. ठीक है, रिचुअल प्यूरिटी तक की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है. चमार्स जो हैं
आगरा रीजन के, ड्यू टू द एक्सक्लूसिविटी ऑफ द ऑक्यूपेशन। अब चमड़े का काम हर कोई नहीं करेगा ना, अब कई सारे चमार्स ने अच्छा काम किया, मोटा पैसा खींचा और खूब अमीर हो गए, लेकिन डिस्पाइट बीइंग सो मच इकोनॉमिकली रिच दे आर नॉट अलाउड टू संस्कृताइज। ठीक है, उनको आज भी चमार जैसे टैग के साथ उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो एम.एन. श्रीनिवास ने बात करी है, आगे जाके मैं बताऊंगा, आगे जाके एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल मोबिलिटी की बात करी थी, जिसमें लोअर कास्ट अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, वहां पे ये बताते हैं कि वो चमार्स जो आगरा के लोग हैं उनके साथ लागू नहीं होता है, जो केस स्टडी वो बताएगी। ठीक है, क्योंकि संस्कृताइजेशन में जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिकली अपने आप को ऊपर उठाने की, उसके बाद ही आप अपने स्टेटस को ऊपर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट कन्वर्जन ऑफ द कास्ट टू द लोअर कास्ट, ठीक है, बट डियर प्री कन्वर्जन सोशल पोजीशन रिमेन सेम आफ्टर पोस्ट कन्वर्जन। यहां तो कोई दिक्कत। क्रिश्चियन मिशनरी सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। बताओ भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज कब आई थी? बताइए। 1813 चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था कि भारत में आके वो प्रोपगेट करें। उन्होंने लॉबी करा था कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि हमको अलाउ करा जाए। कंपनी अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि कंपनी जो है ब्रिटिश कंपनी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बाहर से हस्तक्षेप हो, भले ही वो अपने उनका देश का ही गुना हो। ठीक है, कंपनी जब चलती है, जब ब्रिटिश कंपनी चल रही थी वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए चल रही थी, वो नहीं चाहती थी कि बाहर से कोई लोग आए और हमारी जो पॉलिसीज हैं जो हम इंडियंस पे अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो क्लियर पिक्चर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिखाए। ठीक है, इसलिए वो अवॉइड करते थे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरी सपोर्टेड बाय ब्रिटिश प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग द ट्राइबल्स। 1813 परमिशन मिल गई थी, तो वो भारत में घुस गए जंगलों में जहां जहां उनको जगह मिली। ठीक है, आइसोलेटेड प्लेसेस उन्होंने इसलिए चुने क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम आइसोलेटेड प्लेसेस में जाएंगे तो हमको अपोजिशन कम होगा। अगर हम मेनलैंड सोसाइटी में जाएंगे जहाँ पे खूब सारे हिंदू रह रहे हैं या खूब सारे मुस्लिम्स रह रहे हैं, वहां जाके कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम पिटाए जाएंगे, हमको बहुत मारा जाएगा। तो वो कहाँ जाते थे? वो जंगलों में जाते थे जहाँ पे आइसोलेटेड सोसाइटीज होती थी, या फिर वो आइलैंड में जाते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते थे। तो यही चल रहा था। क्रिश्चियन मिशनरी सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग द ट्राइबल्स थ्रू थ्रेट एंड मटेरियल इंड्यूसमेंट। ठीक है, दे प्रमोटेड। आज भी आप देखते होंगे कि कई जगह आपको क्रिश्चियंस दिखते हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, मैं देखो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, किसी को बुरा लग जाए तो मुझे माफ करना। कई जगह आपको क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं आपको दिख जाएंगे कि दे आर इंड्यूसिंग द पुअर फॉर कन्वर्टिंग देयर रिलीजन थ्रू मनी और थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ कंफर्ट, लाइफ कंफर्ट। लाइफ कंफर्ट मतलब इकोनॉमिकली उनको पैसा दिया जाएगा या फिर उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री करवा दी जाएगी मिशनरी स्कूल्स में। इस तरह से वो रिलीजन कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, और यही जो है इंडिया में क्या है? इंडिया में गरीबी बहुत है। ठीक है, रंग राजन के हिसाब से 29% लोग गरीब हैं, तेंदुलकर के हिसाब से 21% लोग गरीब हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो नीचे के जो लोग हैं 30% आबादी जो गरीबी है। ठीक है, और 38% आबादी जो मतलब समझिए कि 30% लोग जो है गरीब है, ये मान के चलिए भी। ठीक है, 30% लोग गरीब हैं, तो फिर दे कैन बी इजिली इंड्यूस्ड। ठीक है, दे कुड बी इजिली कन्वर्टेड। ठीक है, तो यही चीज है। और ऐसा मत समझना कि कन्वर्ट होना गलत है, ये इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट है ये, पर राइट टू फोर्सफुल कन्वर्जन इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। आपको फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करना है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं आप उठाएंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा हूं। तो ये पहले चल रहा था। क्रिश्चियन मिशनरी सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग द ट्राइबल थ्रू थ्रेट एंड मटेरियल इंड्यूसमेंट। दे प्रमोटेड एजुकेशन। तो वो क्या करते थे? एजुकेशन प्रमोट किए, हेल्थ मिशंस लेके गए। ठीक है, और अच्छे लेक्चर्स देते थे, बोलते थे कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारो, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करो। ठीक है, क्या आपने उन कल्चर्स के साथ जी रहे हो जिनका आपको साइंटिफिक बेसिस ही नहीं पता है? तो इस तरह की बात है, मतलब क्वेश्चन उठाते थे कल्चर्स पे। जो ट्राइबल जो कल्चर्स को ओरिजिनली प्रैक्टिस कर रहा है कई हजारों सालों से, उनको क्वेश्चनेबल करते थे। तो ये गलत है, आपको ये नहीं करना है, आपको फंक्शनल अप्रोच रखनी थी। फंक्शनल अप्रोच मतलब क्या होता है कि जो जिस कल्चर्स के साथ रह रहा है उसको रहने दीजिए। हमको क्या करना है? हमको जो गलत कल्चर्स वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, जैसे कोनियक नागा का हेड हंटिंग, उनको रोकना है। ठीक है, बाकी सब सही है। और क्या करना है? जो लोग अपने कल्चर्स के साथ खुश हैं तो आपको उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इश्यूज को सॉल्व करना है, भले ही वो इलिटरेसी क्यों ना हो। तो उन्हीं के कल्चर में ढलते हुए हमको उन्हें एजुकेट करना है। जैसे उनका नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो एलपी विद्यार्थी बताए गए,
ठीक है, एनएमएस कॉम्प्लेक्स को मैप करिए, उनके कल्चर्स को मैप करिए, उनके यूथ डॉर्मेट्री के इंस्टीट्यूशन का यूज करिए, ठीक है, और फिर उनके इश्यूज को सॉल्व करिए। इश्यूज क्या? इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, डिजीजेस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेके आइए, ठीक है, हेल्थ उनकी अच्छी करिए, ठीक है, बाकी उनकी जो खुद के कल्चरल ऑक्यूपेशन है उसको डाइवर्सिफाई करवाइए, ठीक है, ताकि वो आज के समाज में रेलिवेंट रह सके, भले ही वो अपने कल्चर्स के साथ रहना उनको पसंद है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है एंथ्रोपोलॉजी की। पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी चिल्ला के यही बोलता है कि हमको एंथ्रोपोलॉजिस्ट चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आपके पास लोगों के कल्चर्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन कैन टर्न टू एक्सप्लॉयटेशन इफ यू आर इन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन भी क्यों ना हो, जहां पे आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर डिवीजन वेयर यू आर वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जब तक आपके पास वो कल्चरल नॉलेज नहीं होगी तब तक आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते लोगों को। तो लोग जो हैं आपको एज अ फैक्टर ऑफ चेंज या फिर एज अ क्या बोलते हैं उसे, जैसे किसी सोसाइटी में से आपको इश्यूज को सॉल्व करना है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर ही करवा सकता है वो काम, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैज फाइनेंशियल एंड स्टैट्यूटरी पावर्स, ठीक है, टू डील विद दैट इशू। जब तक आप सामने वाले कल्चर को रिस्पेक्ट से नहीं देखेंगे तो सामने वाले लोग आपको एजेंट ऑफ चेंज की तरह नहीं देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर्स द पीपल आर हैविंग फॉलोइंग। तो चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का अपना 25 दिसंबर हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर्स। तभी आप जो है सोसाइटी में एज एन एजेंट ऑफ चेंज के रूप में जाने जाएंगे। तो यही एंथ्रोपोलॉजी प्रीच करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, they promoted education by opening schools in tribal areas on a large scale, but their contribution in the field of education is belied because their main motive of conversion of tribal to Christianity through inducement। वो कितना भी अच्छा काम कर रहे थे पर उनका क्या था, उनका मेन फोकस क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाए। क्रिश्चियन मिशनरीज में टारगेट होते थे, ठीक है, कि आप इतने लोगों को कन्वर्ट कराओ, आप इतने लोगों को कन्वर्ट कराओ, ठीक है, आप जो है जो इशू है हमारे भगवान इशू, उनका मैसेज इतने लोगों तक पहुंचाओ। आज भी आप देखिए जो भी 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी की डेथ हुई, कहाँ पहुंच गया था वो? सेंटिनलीज ट्राइबल्स में, इन क्रिश्चियनिटी को लेके। बात समझ आ रही है? तो ये पहले से चला आ रहा है, 1813 के बाद से कहानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट जो है देख रही है, देखो कोई भी रिलीजियसली कन्वर्ट हो वो उसके अंदर से आवाज़ होनी चाहिए, बाहर से कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे किसी गॉड के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है, मन से ही, अपने अंदर से ही, ठीक है, तब वो कन्वर्ट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज योर फंडामेंटल राइट। बट इफ यू आर फोर्सफुली कन्वर्टिंग अ पीपल टू एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन देन इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फोर्सफुल कन्वर्शन मतलब सामने वाले की मजबूरी का फायदा आपको नहीं उठाना है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो आप समझ लीजिए कि टॉलरेंस किस लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ट्राइबल सोसाइटी अंडर द इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी सफर्ड सोशियो कल्चर डिसऑर्गेनाइजेशन, जो मैं बात कर रहा हूं, हायरार्कीज बन जाती हैं। डॉक्टर एल्विन हु केम टू इंडिया एज अ प्रीचर ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन ऑब्जर्विंग द इविल इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स बिकेम अगेंस्ट कन्वर्जन के अगेंस्ट हो गए थे। In his studies, he founded that though tribals benefited educationally and economically, but after adopting Christianity, they have lost the joy, language and overall cultural heritage. इतना क्लियर हुआ? ये डॉक्टर वेरेल एल्विन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर वेरेल एल्विन के बारे में लिखना होगा आपको जब इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में आएगा, किस तरीके से जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं किसी भी कोई ट्राइबल सोसाइटी के, वो किस तरीके से खुश नहीं थे, ठीक है, बिकॉज इवन आफ्टर अडॉप्टिंग क्रिश्चियनिटी दे हैव लॉस्ट द जॉय, लैंग्वेज एंड कल्चर्स। कल्चर क्या है? कल्चर आपको मोटिवेट करता है आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह पाएं, हैप्पीली रह पाएं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं और उसके बाद आपको किसी दूसरे रीजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब आपसे आपके ओरिजिनल कल्चर्स छीन लिए जाएं या फिर उन कल्चर्स का मीनिंग छीन लिया जाए और आपको दूसरे कल्चर्स के मीनिंग आपको दे दिए जाएं, तो आप जो है उस सोसाइटी के लिए इररेलेवेंट हो जाएंगे। फिर आप उन कल्चर्स को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से पहले से करते आ रहे थे। तो ये मॉरली आपको वीकन अप कर देगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसके अगेंस्ट है डॉक्टर वेरेल एल्विन।
ठीक है। क्रिश्चियनिटी हैज स्नैच्ड देयर जॉय ऑफ डांसिंग एट द ट्यून ऑफ ड्रम बीटिंग एंड ड्रिंकिंग लिकर इन द नेम ऑफ मेकिंग देम सिविलाइज्ड। क्रिश्चियनिटी, ठीक है, डिवाइडेड द पीपल इनटू सुपीरियर क्रिश्चियन एंड इंफीरियर नॉन क्रिश्चियन ट्राइब्स। क्लियर हुआ? जैसे क्रिश्चियनिटी है और ये ट्राइबल सोसाइटी है, तो इस क्रिश्चियनिटी ने इस ट्राइबल सोसाइटी पे इंपैक्ट किया, जिससे इस ट्राइबल सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए। जब ये कुछ लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए तो जो कन्वर्टेड हैं उनको नीचे देखा गया, और जो ऑलरेडी क्रिश्चियंस थे वो बोलते थे कि हम सुपीरियर हैं, तुम सुपीरियर नहीं हो, तुम इंफीरियर हो। अब ये लोग जब इस सोसाइटी में गए तो उन्होंने बोला कि हम कन्वर्टेड क्रिश्चियन सुपीरियर हैं, और जो नॉन कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं उस पर्टिकुलर ट्राइब के दे आर इंफीरियर। तो हायरार्कीज बन गई 3 लेवल पे, 1, 2 और 3 सुपीरियर क्रिश्चियन, ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन, ये नॉन कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो इस हायरार्की के अगेंस्ट थे डॉक्टर वेरर एल्विन। इतना क्लियर हुआ? The converted Christians consider themselves superior to their non-converted counterparts. Thirdly, Christianity led to the tribal to doubt the animistic belief of the ancestor. It is doubly harmful to them. देखो, क्रिश्चियनिटी क्या करती थी? क्रिश्चियनिटी ये बोलती थी कि भाई क्या ये सब फालतू चीजें तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, सबका मालिक जो है ना, सबका भगवान लॉर्ड इशू है, ठीक है, अब पता नहीं आप लोग क्यों क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो इथनोसेंट्रिक बाइसनेस था ना इस रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का, उसने ये जोर दिया कि लोग जो हैं अपनी एनिमिस्टिक जो बिलीफ्स हैं, ठीक है, एनिमिस्टिक बिलीफ मतलब द बिलीफ इन द विजन ऑफ हैविंग सोल इन एनी बॉडी, बी इट लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे पहाड़ में आत्मा है तो पहाड़ जीवित है, हमारा एंसेस्टर जो है वो आत्मा बन चुका है इसलिए वो भी जीवित है। ये सब एनिमिस्टिक बिलीफ है, ठीक है। जब इन पर डाउट करने के लिए इस रिलीजन ने, ठीक है, अपने दांव पेच खेले होंगे, तब ये जो है इन ट्राइबल्स के लिए जो कन्वर्टेड हुए उनके लिए डबली लूजिंग था, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी दे हैव टू लिव इन द विसिनिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ देयर इंडिजिनस कल्चर्स, ठीक है, जहां पे उनका माइंड स्प्लिट किया गया किसी दूसरे रिलीजन के द्वारा। तो ये डॉक्टर वेरर एल्विन को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? Instead of getting pride of their ancestor belief, the converted Christians develop second thought on the ancestor belief. ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम पढ़ते हैं, नीचे पढ़िए, रिलीजन वाइज ट्राइबल स्टेटस क्या है। 59% ऑफ द ट्राइबल्स जो है हिंदुइस्टिक है, ठीक है, और 23% ऑफ द ट्राइबल्स जो है वो क्रिश्चियन है। क्लियर हो गया? 90 ट्राइबल्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं, 44 ट्राइबल्स ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट, 44 ट्राइबल ग्रुप्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन कन्वर्ट कर चुके हैं, 378 ट्राइबल ग्रुप्स या फिर 59% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन जो है हिंदुइस्टिक है। इतना क्लियर हो गया? ये 59% ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, 378 ट्राइबल्स। इतना कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। ये डेटा लिया गया पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट से, पॉपुलेशन वाइज से, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, बस अभी आप इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी वाला टॉपिक याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन सोशल सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। मैं आपको बस सिंपल बातें बताऊंगा, रीडिंग आपको खुद करनी है, ठीक है, बुक्स से या फिर अपने भाषण की किताब हो गई, ठीक है, इनसे आपको खुद रीडिंग करनी है। बस आप मीनिंग समझ लीजिए, मीनिंग क्या है, ठीक है, व्हाट इज पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुषार्थ के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कर्मा क्या है, कामा क्या है, अर्था क्या है, धर्मा क्या है, मोक्षा क्या है। फिर हम बात करेंगे वो चारों स्टेज वर्णाश्रम की, जिसमें ब्रह्मचर्या पढ़ेंगे, गृहस्थ पढ़ेंगे, वानप्रस्थ पढ़ेंगे, संन्यास पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम मोक्ष की तरफ किस तरीके से आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ क्या है, देन कर्मा और रीना की बात करेंगे, और रेलिवेंस ऑफ कर्मा एंड रीना की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन सोशल सिस्टम में, या फिर इतनी सारी हायरार्कीज थी जो डिस्क्रिमिनेट करती थी एक दूसरे को, ग्रुप्स को, ठीक है, उसके बाद भी इंडिया में कोई एक क्रांति क्यों नहीं हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गए और इंडिया में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके बाद भी वहाँ पे इंडिया में क्रांति क्यों नहीं, इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पुरुषार्थ की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पुरुषार्थ? देखो, पुरुषार्थ रिफर्स टू 4 गोल्स इन हिंदू लाइफ। 4 गोल्स होते हैं हिंदू लाइफ में, ठीक है, क्या 4 गोल्स होते हैं हिंदू लाइफ में, दैट कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेरिट एज, ठीक है। सबसे नीचे आता है कामा, उसके बाद आता है अर्था, फिर आता है धर्मा, देन मोक्षा। ये चारों गोल्स होते हैं, 4 गोल्स होते हैं हिंदू लाइफ में, कि हिंदू लाइफ को जिया कैसे जाए, ये चारों गोल्स को अचीव करना है। कामा मतलब होता है जो सेक्स है या फिर डिजायरेबल गोल्स हैं, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में। तो जैसे 1, 2, 3, 4 है, जिसमें कामा सबसे नीचे आता है, तो कामा इज अ लीस्ट डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव। हाउएवर कामा इज ऑल्सो अ डिजायरेबल गोल इन द गृहस्थ स्टेज। जो हम गृहस्थ आश्रम को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वहां पे कामा एक डिजायरेबल स्टेज है, ठीक है। अर्था मतलब वेल्थ होता है, धर्मा मतलब
कुछ पाथ होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना है और कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस से पास करते समय, ठीक है, जिसमें धर्मा जो है मेजर रोल अदा करेगा कहाँ पे, वानप्रस्थ स्टेज में, और लास्ट में मोक्षा। मोक्षा मतलब होता है कि जो लाइफ और डेथ की साइकिल में, जो फिलॉसफी है लाइफ ऑफ डेथ की साइकिल, उसमें आप अगर फंसे हुए हैं तो उससे निकलने के लिए आपको, अगर आप धर्मा और कर्मा फॉलो करेंगे तो आप निकल पाएंगे, ठीक है, और आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, जिससे आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोक्षा है। तो हर कोई स्ट्राइव हार्ड करेगा कि मुझे मोक्षा मिल जाए, और उस मोक्षा के लिए वो अपनी ड्यूटीज और अपनी लाइबिलिटीज को अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, ताकि नेक्स्ट लाइफ उसको किसी मतलब अगर वो इस लाइफ में बुरे कर्म करेगा तो नेक्स्ट लाइफ उसे किसी बुरे हायरार्की में ना फंसना पड़े। या फिर सपोज करो इस बार वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की चीजों को फॉलो नहीं करेगा तो उससे बोला जाए कि अगली लाइफ में तुझे शूद्रा पैदा करेगा भगवान, या फिर अगली लाइफ में तू कीड़ा बन सकता है, या बकरी बन सकता है, कुत्ता बन सकता है। शूद्रा से बोला जाएगा कि भाई तू अगर अपनी लाइबिलिटीज को फॉलो, अपनी ऑक्यूपेशन को, अपनी लाइबिलिटीज को फॉलो नहीं करेगा, अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करेगा, तो हो सकता है कि अगले जन्म में तू वो बन जाए, मच्छर बन जाए, चूहा बन जाए, या सांप बन जाए। बात समझ आ रही है? या फिर अगर तू फॉलो करेगा तो हो सकता है अगले जन्म में तू क्षत्रिय बन जाए, ठीक है। तो ये बोला जाने लगा, ठीक है। और ये जब लोगों के मन में बैठ गया अच्छी तरीके से, तो लोग जो है रिवॉल्यूशन भूल गए। लोग अपनी चीजों को, ऑलरेडी दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड दे वर गिवन अ होप दैट फॉलो योर कर्मा एंड धर्मा यू वुड बी गिवन अ बेटर लाइफ इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। कामा इज द लीस्ट डिजायरेबल गोल एंड मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इज द मोस्ट डिजायरेबल गोल, ठीक है। चलिए, तो 4 स्टेजेस हैं वर्णाश्रम की, जो हम पढ़ेंगे आज। हिंदू सोशल सिस्टम में वर्णाश्रम एक हिंदू फिलोसॉफी का पार्ट है, जो ये बताता है कि कोई भी हिंदू जीवन जो है 100 सालों का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 25 साल जो है ब्रह्मचर्य के होते हैं, नेक्स्ट 25 साल गृहस्थ स्टेज के होते हैं, उसके बाद के 25 साल वानप्रस्थ के होते हैं, उसके लास्ट के 25 साल संन्यासा के होते हैं, ठीक है। और हर एक स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं करने के लिए, जो गोल्स होते हैं। जैसे गृहस्थ स्टेज जो सेकंड स्टेज है, उसमें काम और अर्था जो है गोल है, ठीक है, और वानप्रस्थ में धर्मा गोल है, संन्यासा जो है मोक्षा की गोल है, ठीक है। क्लियर हो गया? संन्यासा में मोक्षा गोल है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। 100 years लाइफ ऑफ हिंदू हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम, स्टेजेस ऑफ 4 लाइफ, जो वर्णाश्रम का पार्ट है। वर्णाश्रम हिंदू फिलोसॉफी है, ठीक है। अगर इसमें इसकी रीडिंग करनी है तो सिंगन साहे को पढ़िए, बहुत अच्छे से लिखा गया है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य की बात मैं करूंगा। इन दिस आश्रम अ पर्सन अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज टीचर लर्न्स द वर्च्यूज एंड स्किल्स, ठीक है। वर्च्यूज ऑफ लाइफ हेल्प इन टू डिसिप्लिन हिज सेंसेस, एंड सेकेंड वर्च्यू मेक्स एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। ब्रह्मचर्य स्टेज में बच्चों को जो है वो गुरु जो होते हैं ना, गुरु, उनके पास भेजा जाता है, ठीक है, जो गुरु शिष्य रिलेशन बनता है, ठीक है। वहां बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से अपने सेंसेस को डिसिप्लिन करा जाए और किस तरीके से एक्सेप्टेड वर्च्यूज उन बच्चे के अंदर बिल्ट करी जाए, ताकि जो बच्चा है आगे चल के एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बने। स्किल्स हेल्प द पर्सन टू स्टैंड ऑन हिज फीट, उस बच्चे में स्किलिंग करी जाएगी बाय मेकिंग हिम कैपेबल ऑफ अर्निंग, ठीक है, ताकि वो आगे जाके कैपेबल हो पाए। अब ब्रह्मचर्य स्टेज है, ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द सेक्स पार्ट, ठीक है। द चिल्ड्रंस आर, मतलब उनको बोला जाता है कि आप जो हैं, बच्चे जो हैं, जब तक मैरिज आपकी जब तक नहीं होगी तब तक आप जो है एजुकेशन में विलीन रहेंगे। एजुकेशन मतलब कि आप स्किल्स लेंगे, आप वर्च्यूज लेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है सोसाइटीज का एक्सेप्टेबल पार्ट बने, ठीक है। जब आपकी मैरिज होगी तब आप जो है ब्रह्मचर्य से गृहस्थ स्टेज में एंटर करेंगे, और गृहस्थ स्टेज में यू आर गिवन द 2 ऑब्जेक्टिव्स या 2 गोल्स। कामा यू आर अलाउड, एंड सेकंड थिंग इज अर्था, यू हैव टू अर्न वेल्थ। अब वेल्थ अर्न करेंगे तो क्यों करेंगे? ताकि आप जो है रीना पे करें। रीना मतलब डेट है आपके पास, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने आप पे काम किया है ना, आपको गृहस्थ स्टेज में एंटर कराने के लिए आपको स्किल्स दी हैं, आपको वर्च्यूज दी हैं, आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको टास्क 5 दिए हैं, ठीक है। आपको बताया है कि व्हाट इज गुड कर्मा, ठीक है। आपको बताया कि किस तरीके से धर्म आपको हर एक स्टेज में फॉलो करना होगा, ठीक है। धर्म आपको गाइड करेगा किस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिए, ठीक है। तो रीना आपको देना है। रीना मतलब आपके लाइबिलिटी, आपका कर्ज है, किसका? पितृ रीना, आपके माता पिता का, आपको इसी समय लौटाना होगा, ठीक है। कब? गृहस्थ स्टेज में। फिर आपको देव रीना, भगवान का ऋण चुकाना होगा। फिर लास्ट में होगा गुरु रीना, ठीक है, आपको अपने गुरुदेव का ऋण उगाना, ऋण जो है आपको देना होगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आपको वेल्थ आपको रखनी है।
ठीक है। और वेल्थ आपको और क्यों रखनी है, ताकि अपने जीवन को आसान बनाया जा सके या फिर अपने जीवन को एक मीनिंगफुल वे में मोड़ा जा सके। तो मैं पढ़ रहा हूं, ग्रीयस स्टेज सेकंड, आफ्टर मैरिज अ पर्सन एंटर्स इनटू ग्रीयस स्टेज वेयर ही हैज टू अचीव टू गोल्स, एक है कामा और एक है अर्था। ही हैज टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है। कामा किस लिए, कामा फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, ठीक है। और चिल्ड्रन जो हैं वो जो हैं आगे चल के सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा इसमें कि बच्चों को सोशलाइज करा जा सके ताकि उनको आगे जाके प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है बच्चों में दी जा सके। अच्छा, जो ब्रह्मचर्य स्टेज थी इट वाज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। आज जो स्कूल्स ने उसको टेक ओवर कर लिया है, इतना क्लियर हुआ है। प्राइमरी सोशलाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव इन द गृहस्थ स्टेज। जो आप गृहस्थी संभाल रहे हैं ना, तो आपको प्राइमरी सोशलाइज भी करना है, आपको कामा स्टेज को फॉलो करना है, आपको रीना पे करना है, आपको अर्था रखना है, ताकि आप इन सबको एफिशिएंटली चला सकें, ठीक है, ठीक है। आफ्टर मैरिज अ पर्सन एंटर्स इनटू गृहस्थ स्टेज वेयर ही हैज टू अचीव टू गोल्स, कामा एंड अर्था। ही हैज टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड गेट रिड ऑफ पितृ रीना। एंड सेकेंडली, वाइल अर्निंग वेल्थ इन राइटियस मैनर, अर्निंग वेल्थ इन राइटियस मैनर मतलब धर्मा को आप फॉलो कर रहे हैं, धर्मा को फॉलो कर रहे हैं। और इससे पता है सोसाइटल एथिक्स आती हैं, ठीक है। एथिक्स जो है, एथिकल कंपास सोसाइटी का जो है वो ओरिएंट होता है, ठीक है। ही हैज टू पे दिस डेट टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस इन सोसाइटी, ठीक है। While giving emphasis on Artha and Kama, Hindu philosopher has realized that man cannot pursue spirituality unless he is इमोशनली स्ट्रेंड एंड इकोनॉमिकली स्टार्व। इसको लाइन को मार्क कर लेना कि इंसान स्पिरिचुअलिटी को कब तक फॉलो नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल स्टेज कौन सी है, स्पिरिचुअल स्टेज के बाद आने वाली है ना ये वानप्रस्थ और सन्यासा, दे आर स्पिरिचुअल स्टेज। और मैंने आपको बताया था वानप्रस्थ और सन्यासा कहाँ से आई हैं, दे हैव केम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म के इन्फ्लुएंस से ये दोनों स्टेजेस आई हैं, ठीक है। तो हिंदू फिलोसोफर हैज रियलाइज्ड दैट मैन कैन नॉट परस्यू द स्पिरिचुअलिटी अनलेस ही इज इमोशनली स्ट्रेन्ड एंड इकोनॉमिकली स्टार्व्ड, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये वाला पहला वाला मैस्लो वाला छोड़ देना, समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए, जो धर्म और मोक्षा जो है ये स्पिरिचुअल है, ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी है, यही गुड एथिक्स कहती हैं। मतलब आप जो है स्पिरिचुअल कब हैं, जब आप अच्छी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इममेटीरियल हैं, इममेटीरियलिस्टिक मतलब समझते हैं ना, अन्नसक्त योग की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इममेटीरियल हैं, इममेटीरियल का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई लोभ नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तब आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल है इसीलिए मीनिंगफुल बनेगी आपकी लाइफ। जब आपको किसी प्रकार का लोभ नहीं होगा, आप ये जानेंगे कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, तो बीच की जो भी चीज़ें हैं वो यहीं रह जाना है, ठीक है। जब ये वाला मोह जो है चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तब आपकी ज़िंदगी जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगी। क्लियर हो गया। जो धर्म एंड मोक्षा है इसीलिए स्पिरिचुअल बीइंग है, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल बीइंग जो है कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, ये इन्फ्लुएंस्ड है आपका मोक्ष, जो हमारी जो दो स्टेज थी लास्ट की, सन्यासा एंड वानप्रस्थ एंड सन्यासा से। और यही इन्फ्लुएंस किया है किसने, बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने। क्लियर हो गया। तो अर्था और कामा आप सही धर्मा से लेंगे तब आपको मोक्षा मिलेगा, ये इस तरीके से है। या तो कोई दिक्कत। चलिए हम थर्ड स्टेज को पढ़ रहे हैं, बाकी सब बकवास है छोड़ दीजिए उसे। थर्ड स्टेज है वानप्रस्थ स्टेज। इन वानप्रस्थ स्टेज अ पर्सन हैज टू अचीव द धर्मा। अब यहाँ पे धर्मा सेंट्रल गोल अदा करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। धर्मा वुड प्ले अ सेंट्रल गोल। इन वानप्रस्थ स्टेज अ पर्सन हैज टू अचीव द धर्मा। द धर्मा हैज बीन यूज इन टू सेंस। सबसे पहला, इन जनरल सेंस धर्मा इज अ गोल इन वानप्रस्थ स्टेज, बट इन जनरल सेंस धर्मा गाइड्स द पर्सन इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो मैं बता रहा था। धर्मा सेंट्रल गोल बनेगा वानप्रस्थ स्टेज में। इन ब्रह्मचर्य स्टेज ही हैज टू डिवोट हिमसेल्फ टू स्टडीज। गृहस्थ स्टेज में ही हैज टू अर्न वेल्थ इन राइटियस मैनर। पर हर एक स्टेज में अपने आप को सही तरीके से फॉलो कराना ही तो धर्मा है। इन स्पेसिफिक सेंस अगर मैं बात करूं, धर्मा इज अ गोल इन वानप्रस्थ स्टेज। द पर्सन हैज टू डिटैच हिमसेल्फ, ठीक है, ग्रेजुअली फ्रॉम हिज डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड डेडिकेट हिमसेल्फ टू द सुपरनेचुरल। जो 50 से 75 की उम्र है, वहां पे इंसान को अपने आप को सुपरनेचुरल में अपने आप को विलीन करना है, ठीक है, अपने गॉड में अपने आप को विलीन करना है, सर्विस टू मैनकाइंड करना है, ठीक है। अब लास्ट स्टेज है सन्यासा स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक है। धर्मा सेंट्रल गोल किस में था, वानप्रस्थ स्टेज में। देखो आपको लिखना इतना ही होगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे ब्रह्मचर्य पे 10 पेज में पढ़ के जाऊंगा तो बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आंसर ब्रह्मचर्य पे आएगा ही नहीं। आंसर चारों स्टेजेस को समझाने के लिए आने वाला है, और चारों स्टेजेस को समझाना है 1.5 पेज में, ठीक है। तो आप अगर 10-10 पेज हर एक स्टेज पे पढ़ेंगे तो आप सोच लीजिए कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि क्या नहीं लिखूँ मैं, ठीक है, क्या क्या लिखूँगा क्या नहीं लिखूँ। इसीलिए कम पढ़ो कम लिखो, ठीक है।
Sannyasa stage के in sannyasa stage a person completely renounces his home and becomes a wanderer going from village to village and guiding people on the basis of life experiences. ठीक है, मतलब वो जगह जगह जाएगा. ठीक है, संन्यासा स्टेज में क्या होगा, पर्सन जो है वॉन्डर ऑफ करेगा, वॉन्डर करेगा और लोगों को समझाएगा अच्छा जीवन किस तरीके से जिया जाए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे. ठीक है, गांव गांव जाएगा एंड गाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस. ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. अपनी सोसाइटी का वो मेंबर नहीं है. ठीक है, वो इन सबसे ऊपर उठ चुका है एंड बिकेम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी. ठीक है, अब पूरा वर्ल्ड उसके लिए है. ही गेन मोक्षा इन दिस स्टेज, और इसी स्टेज में वो मोक्षा अटेन करेगा, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. इन दिस वे पुरुषार्थ हेल्प्स अ हिंदू टू लिव इन टोटलिटी सेटिस्फाइंग बोथ वर्ल्डली मतलब अर्थ और कामा की नीड्स और स्पिरिचुअल गोल मतलब धर्म एंड मोक्षा की नीड्स. यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब एक क्वेश्चन बना था रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ. ये वाला रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ मैं आपको बता चुका हूं थॉट्स की वीडियो में. ठीक है, तो थॉट्स की वीडियो जाइए और तुरंत अभी पॉज करके देख लीजिए कि मैंने रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ पे एक वीडियो बनाई है. ठीक है, अब मैं बस पढ़ रहा हूं, वहां से इसको कनेक्ट कर लेना अच्छी तरीके से. ठीक है, रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ है यूज मेलिनोस्की इंडिविजुअल की नीड और रेडक्लिफ ब्राउन की सोसाइटी की नीड्स. यहां पे हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच यूज करेंगे किस तरीके से पुरुषार्थ का क्या रेलिवेंट है. ठीक है, रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ इज टू हेल्प अ हिंदू टू सेटिस्फाई हिज सेक्सुअल एंड इमोशनल नीड्स मतलब वर्ल्डली नीड्स एंड अर्थ एंड कामा एंड एट द सेम टाइम ensuring ऑर्डर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी. ठीक है, कामा refers to sex, a worldly pleasure. In गृहस्थ आश्रम a person has to satisfy his sexual and emotional need and at the same time by producing children he ensures continuity of society. ठीक है, ये हमारी कामा स्टेज में था. कामा में क्या कर रहा है कि गृहस्थ स्टेज में पर्सन हैज टू सेटिस्फाई सेक्सुअल एंड इमोशनल नीड्स एंड एट द सेम टाइम प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन ही हैज टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी. तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज अ इंडिविजुअल की नीड बट कंटिन्यूएशन ऑफ द सोसाइटी सेक्स उसके लिए इज द नीड ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अर्था क्या, अर्था refers to earning wealth in righteous manner. In grihastha stage the artha emphasizes on earning wealth as a legitimate goal so that the person can perform his duty towards family, guru and god. वो तीनों रीना वो पे करेगा. ठीक है, wealth helps him to pay his रीना towards parents, guru etc. and emphasis on earning wealth also helps in having a prosperous society. Society consists of family. If family becomes rich, society becomes rich. कितना समझा? ठीक है, धर्म. Simply speaking, dharma means religion, but in broader sense, it requires individual to achieve all its goal, kama and artha, in righteous manner. In grihastha stage, he has to earn wealth in righteous manner. So, dharma ensures order and stability in society by making it free from corruption. ठीक है, corruption, ethics आ जाएंगे तो corruption free हो जाएगा ना. Moksha is a goal of liberation from the cycle of birth and death, but in sannyas ashram, a person has a responsibility on the basis of his life experiences, which is beneficial for the society. Thus, the concept of purusharth has greater relevance both for moral and spiritual development of individual and peace and prosperity of the society. ठीक है, ये आप इसको रीडिंग यहाँ से मारिए. उसके बाद आप जाइए हमारे रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ की वीडियो पे जो थॉट में है, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया. यहाँ से भी बेटर है तो वहाँ से उसे कर लीजिए और नोट्स भी अवेलेबल है ग्रुप में, तो कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है, तो रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ अच्छे से निपटा लीजिएगा. अब हम स्टार्ट करेंगे कर्मा एंड अर्था पे. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कर्मा एंड रीना. ठीक है, कर्मा एंड अर्था कुछ नहीं था, कर्मा एंड रीना. व्हाट इज कर्मा? ठीक है, गुड कर्मा, बैड कर्मा. रीना मतलब डेट, डेट मतलब लाइबिलिटीज जो आपको चुकानी है. ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा लिखा है वैसे पढ़िए. द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ. ठीक है, कर्मा मतलब अच्छे कार्य करना, अच्छे कर्म करना अपने जीवन में, और रीबर्थ मतलब अच्छे कर्म करने के बाद, ठीक है, आपको मोक्षा नहीं मिला है लेकिन फिर भी आप दोबारा जन्म लेंगे. तो दोबारा जन्म लेने की फिलोसफी होती है रीबर्थ फिलोसफी. तो द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड एंड हैव रेलिवेंस फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ठीक है, कर्मा रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल द एक्शंस. आप जो कार्य करेंगे अपने जीवन में वो है कर्मा. इट इंक्लूड्स ऑल द डीड्स, सारे कर्म डीड्स अ पर्सन परफॉर्म इन हिज लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, द स्टेटस अ पर्सन होल्ड्स इन लाइफ, the happiness he enjoys and the suffering he endorses, the misfortune he suffers in present life, all are believed to be the result of his karma in past life. जो आज आप फेस करेंगे अपनी लाइफ में, it is because of the karma of your previous life. ये है philosophy of karma and rebirth. ठीक है, if he performs his duty as per वर्ण आश्रम धर्मा, जो वर्ण आश्रम धर्म उसको लाइबिलिटीज देता है, उसको गोल्स देता है, उसको जीने का तरीका देता है, अगर उसके हिसाब से वो फॉलो कर रहा है, मतलब वो धर्मा को फॉलो कर रहा है और अपने धर्मा के बेसिस पे अच्छे कर्म कर रहा है, ही विल हैव अ बेटर स्टेटस इन हिज नेक्स्ट लाइफ एज अ रिवॉर्ड. अदरवाइज ही विल बी अ बॉन्ड इन अ लोअर कास्ट स्टेटस
मतलब अगले जन्म में वो शूद्र हो सकता है, या फिर वो जानवर हो सकता है, या वो कीड़ा हो सकता है। ठीक है, ये है फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड रीना। तो जो आज शूद्र हैं वो इसीलिए शूद्र हैं तब क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे, या फिर पिछले जन्म में उन्होंने धर्म फॉलो नहीं किया था, धर्म। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये तर्क दिया गया, इस तर्क के बेसिस पे जस्टिफाई किया गया कि आपका जो स्टेटस है इट इज बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस लाइफ। इसीलिए अगर आज का जो स्टेटस अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, बीइंग अ शूद्र, इफ यू आर फॉलोइंग योर लाइबिलिटीज एंड इफ यू आर फॉलोइंग योर ऑक्यूपेशनल टास्क प्रॉपरली, ठीक है, विथ गुड कर्मा एंड धर्मा, then it is most probable that in the very next life you would raise your status, but in your current life you would not be allowed to raise your status। क्लियर हो गया? तो ये फिलॉसफी थी और इसी कारणवश जो है रिवॉल्यूशंस नहीं हुए। अब हम बात कर रहे हैं रेलिवेंस ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। ठीक है, जो ऊपर लिखा है ना कर्मा, उसका कर्मा एंड रीना काट के कर्मा एंड रीबर्थ लिखी है। ठीक है, वो गलत हो गया है, कर्मा एंड रीबर्थ। ठीक है, the relevance of karma and rebirth, the theory of karma and rebirth justify the present life of an individual, and secondly it promises an improvement in the next life if he performs his duty as per his varna ashram dharma। ठीक है, he has a better prospect in his next life। कोई issue? Further, the principle of karma relieve the person of his tension and failures, ठीक है, and misfortunes in the present life। ठीक है, thus karma gives meanings to the man's existence। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब वो ये वो सोच रखेगा कि आज जो मुझे मिसफॉर्च्यून्स हैं, जो भी मैं फेलियर्स मैं महसूस कर रहा हूं अपनी प्रेजेंट लाइफ में, इट इज बिकॉज ऑफ माय कर्मास इन द पास्ट लाइफ। तो उसके अंदर ये मोटिवेशन नहीं है कि मैं कोशिश ज्यादा करूं, कि मैं और अच्छा करूं जिंदगी में, इसी जिंदगी में सुधार लाऊं, ये कोशिश कम है उसकी। ठीक है, तो अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर रहा है अपनी पास्ट की लाइफ के बेसिस पे, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्लियर हो गया? From social point of view, the doctrine of karma and rebirth are devices of social control। ठीक है, अब ये सोशल कंट्रोल के डिवाइसेस तो हैं, अच्छा कर्मा फॉलो करो, धर्मा फॉलो करो, एथिकल लाइफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, तो क्राइम्स भी कम होंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी उतना बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ आर डिवाइसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। द कर्मा एंड धर्मा लेजिटिमाइजेस द हायरार्किकल, इनजुडिशियस एंड डिस्क्रिमिनेटरी सोशल स्ट्रक्चर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हिंदू फिलोसॉफी का पार्ट है। डिस्पाइट हायरार्किकल एंड डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम, जो मैं बात कर रहा था, इंडिया नेवर विटनेस्ड एनी रिवॉल्यूशन एज इन फ्रांस एंड रशिया और अमेरिका। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ पीपल्स बिलीफ इन कर्मा एंड धर्मा या फिर रीबर्थ। अनलाइक इन द मासेस ऑफ फ्रांस एंड रशिया, सेंस ऑफ डिप्राइवेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन डिड नॉट डेवलप इन इंडियन मासेस। क्यों सेंस ऑफ डिप्राइवेशन क्यों नहीं है इंडियन मासेस में? इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, तब भी उनके अंदर ऐसी सोच नहीं आई कि हम रिवॉल्ट कर दें। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा एंड धर्मा, द पुअर पीपल रियलाइज दैट दे आर नॉट पुअर बिकॉज ऑफ समवन्स एक्सप्लॉयटेशन बट बिकॉज ऑफ दियर कर्मा इन द पास्ट लाइफ। अपनी पिछली जिंदगी की वजह से आज वो गरीब हैं। वो उनके दिमाग में ये कतई नहीं आएगा कि आज वो गरीब है क्योंकि आज उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। वो अपने इस एक्सप्लॉयटेशन को कनेक्ट करते हैं अपनी पास्ट लाइफ से। दे आर गरीब बिकॉज ऑफ दियर पास्ट लाइफ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? द पुअर पीपल रियलाइज दैट दे आर नॉट पुअर बिकॉज ऑफ समवन्स एक्सप्लॉयटेशन बट बिकॉज ऑफ दियर कर्मा इन द पास्ट लाइफ। दे रिकॉन्साइल्ड टू दियर पॉवर्टी एंड पुअर स्टेटस बिलीविंग इट टू बी अ रिजल्ट ऑफ दियर पास्ट लाइफ। उनकी पिछली जिंदगी की वजह से ही वो आज गरीब हैं। तो ये चीज है कर्मा एंड रीबर्थ का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट स्टेज में एंट्री करेंगे। ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे वर्णा सिस्टम की। ठीक है, हिंदू जो सोशल सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है हमारा। तो मैं अब वर्णा और कास्ट को खोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो एम एन श्रीनिवास का सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, फीचर्स ऑफ कास्ट, फंक्शंस ऑफ कास्ट के बारे में बात करेंगे और कास्ट किस तरीके से क्लास में चेंज कर रहा है। ठीक है, ये बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रीजन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, आज भी कास्ट क्यों है। ठीक है, फिर जजमानी सिस्टम की हम बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन विलेज पे बात करेंगे, देन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट पे बात करेंगे। खूब सारी थ्योरीज हैं, रिस्ले की रेशियल थ्योरी है, ब्राह्मणिकल थ्योरी है गुरवे की, ऑक्यूपेशनल थ्योरी है नेस्फील्ड की, मना थ्योरी है हट्टन की, होकार्ट थ्योरी है रिलीजियस थ्योरी है होकार्ट की। फिर हम बात करेंगे लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन की। ठीक है, किस तरीके से लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन इंटरेक्ट करता है, यूनिवर्सलाइजेशन पैरोकिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की, फिर संस्कृताइजेशन की, वेस्टर्नाइजेशन की, डोमिनेंट कास्ट की, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं 15-15 नंबर के। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग जो है सिलेबस को खत्म करेंगे हिंदू सोशल सिस्टम से गुजरते हुए। ठीक है, जो अपनी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक पोर्शन की फील लेते हुए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो अभी आप क्या करेंगे,
जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं आपको एक बुक ले लीजिए, उस बुक में से आप रीडिंग लेते जाइए, ठीक है। जो बेस्ट बुक है वो अपनी 2-4 बुक्स मैं बताऊंगा अभी आपको मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी यार, बुक रीडिंग पेपर 2 में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप एक बुक रखिए अपने साथ पेपर 2 में, ठीक है। जैसे बेस्ट बुक जो हम करते हैं, सभी लोग करते हैं, नदीम हसनैन इंडियन एंथ्रोप पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत छोटी किताब है, आसानी से हो जाती है, रीडिंग मारना स्टार्ट कर लीजिए। जब ये रीडिंग की टेंडेंसीज डेवलप हो जाएंगी ना, तब यू विल डेवलप अ कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। जब वो किताब हो जाए तब आप भाषा के आंसर्स को रीड करिए, ठीक है। तब आप क्लब करके अपने आंसर्स खुद निकालने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ना सिस्टम के बारे में। वर्ना सिस्टम क्या है, ठीक है। वर्ना और कास्ट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्ना refers to four-fold division of Hindu society in which Brahmin is at the top, Kshatriya and Vaishya are in the middle, and Shudras are at the bottom. ये क्या है, ये 4-fold division है हिंदू सोसाइटी की, ठीक है। वर्ना क्या है, 4-fold division of Hindu society in which Brahmins are at the top, ठीक है, क्षत्रिय एंड वैश्य आर द मिडिल एंड शूद्रस आर एट द बॉटम। ये वो क्लासिफिकेशन है, हायरार्कीज हैं जो हिंदू समाज में बनी है। अब हर एक वर्ण में, जैसे ब्राह्मण एक वर्ण है, अब उस वर्ण के अंदर खूब सारी जातियां होंगी। ब्राह्मण में जातियां होंगी, चतुर्वेद हो गए, द्विवेदी हो गए, ये खूब सारे होंगे। उसके बाद क्षत्रिय में खूब सारी जातियां होंगी, ठीक है। वैश्य में खूब सारी जातियां होंगी और शूद्रास में खूब सारी जातियां होंगी। टोटल मिला के बताया जाता है कि 6000 के आसपास जातियां हैं। यहाँ सही कर लीजिएगा, 3000 लिखा होगा कहीं पे, पर 6000 के आसपास जातियां हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वर्ना एक होल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वर्ना पूरा होल कॉम्प्लेक्स है हिंदू फिलोसफी का, ठीक है। अब इस होल कॉम्प्लेक्स में 4 डिविजन्स हैं और उन चारों डिविजन्स के अंदर खूब सारी जातियां हैं। कितनी जातियां, टोटल मिला के 6000 जातियां हैं, ठीक है। वर्ना इज अ होल, इट इज इन दीज 4 वर्नास मोर देन 6000 कास्ट हैव बीन इंक्लूडेड। 6000 जातियां हैं। मेंबरशिप ऑफ वर्ना इज बेस्ड ऑन कर्मा, सो थ्योरेटिकली वर्ना इज ओपन, ठीक है। जैसे क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण्स बने, ठीक है। क्षत्रिय जो है ब्राह्मण्स बने किसमें, विश्वामित्रास में, ठीक है। विश्वामित्रा में जो क्षत्रिय, विश्वामित्रा ने क्षत्रिय स्टेटस से अपने को ब्राह्मण बनवाया, ठीक है। तो वर्ना में जो है वो मोबिलिटी अलाउड है, ठीक है। वर्ना प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ हिंदू सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया। वर्ना एग्जिस्ट इन सेम ऑर्डर, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, यही ऑर्डर है हर जगह। अब हम जाति के बारे में पढ़ते हैं। जाति जो है, कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप हुज मेंबर एस्क्राइब मेंबरशिप बाय बर्थ एंड क्लेम डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये डेफिनेशन तो रख लीजिए कास्ट की एज इट इज। कास्ट एक पार्ट है। कास्ट क्या है, इन चारों वर्णास में से कास्ट जो है किसी एक वर्णा का एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। कास्ट इज क्लोज्ड, जैसे वर्णा ओपन है, कास्ट क्लोज्ड है। और ये समय के साथ हुआ है। जो जाति व्यवस्था है वो इस तरीके से अपने आप को रिफाइन करिए कि उसने केवल और केवल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाया है, ठीक है। बात समझ आ रही है, जाति व्यवस्था का मिसयूज हुआ है, ठीक है। जाति जो है कभी नहीं जाती, अपने आपके बर्थ के साथ जाएगी, तो ये चीज है। तो वर्णा में तो अलाउड था कि आप अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइफ में, लेकिन कास्ट में इट वॉज नॉट अलाउड इन मेनी केसेस, ठीक है। जैसे मैं अब चमार की बात कर रहा था, ठीक है। कास्ट इज क्लोज बिकॉज कास्ट मेंबरशिप इज एस्क्राइब्ड बाय वर्णा। कास्ट मेड हिंदू सोसाइटी फंक्शनल। इट इज कास्ट नॉट वर्णा दैट रेगुलेट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन ट्राइबल सोसाइटीज या फिर इन हिंदू सोसाइटीज। इन कास्ट सोसाइटी देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन, ठीक है। इन कास्ट देयर इज अ ग्रेट रीजनल वेरिएशन, ठीक है। ये कैसे मैं बताऊंगा, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको लिखने थे। अब इसके बाद वर्णा इन कास्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।